What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली. दोस्तों एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी है. कल इसके ऊपर ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी. मैक्सिमम बच्चों के द्वारा सपोर्ट किया गया तो ये एक अच्छी बात है. पर लेकिन कुछ मुझे बच्चे नहीं लगे हालांकि वे, पर लेकिन कुछ कमेंट उसमें ऐसे थे कि सर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम आप लोगों को इस चीज से दूर रहना चाहिए. मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी और इंसान का गला कट रहा है तो यहां पर दूसरे इंसान को सामने से खड़ा होकर देखते रहना चाहिए कि जब तक मेरा गला नहीं कटेगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा. यही एक ऐसी चीज है जो हमेशा सोसाइटी में एक क्रिमिनल जो माइंडसेट है उसको बढ़ाती है. अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है और हम लोग वहां पर बोलें तो आगे से उस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ेगी वो क्यों किसी दूसरे इंसान के साथ में गलत कर सके. पर लेकिन हम लोग अपना इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे साथ में तो गलत नहीं हो रहा है ना, सामने वाले के साथ में हो रहा है तो हमें क्या करना है. तो यार इस माइंडसेट से थोड़ा सा ऊपर उठो, पहली बात. दूसरी बात यहां पर ये बोला गया कि सर गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को जॉब कैसे देगी, इतने सारे बेरोजगार लोग हैं इनको जॉब कैसे देगी. तो ये बोल कौन रहा है कि सबको जो जॉब देनी है. बात तो ये चल रही है कि जो प्रोसीजर चल रहा है बेसिकली एग्जाम कराने का, आज के डेट में किसी भी स्टेट के अंदर आप लोग चले जाएं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें घपलेबाजी ना हो रही हो. ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका फिर से एग्जाम कंडक्ट ना हो रहा हो. इवन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे पेपर हैं जो कि कई कई साल पुराने पड़े हुए हैं. तो ये कोई बोल ही नहीं रहा है कि सबको पेपर दो, पर उन सबको जॉब दो, पर उनको तो जॉब दो जो लोग काबिल हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए तो करो. केरला में आप लोग देख लो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बैठा रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में तो सोचो. जो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं बेचारे, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप आशा लगाए बैठे हैं कि हाँ ये लाइफ में कुछ अचीव करेंगे, उसके पीछे अपनी जिंदगी की उन्होंने पूरी कमाई लगा रखी है, अपना उनका बच्चों की जो एक जो उनकी यंग एज होती है वो उसमें खपा रहे हैं बैठ बैठ कर. तो उसके बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए ना. तो उसके बारे में बेसिकली मैं बात कर रहा था. और ये एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नहीं है यार, ये हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा. यूपीएससी एक ऐसी चीज है जो आज के डेट में बची हुई है. और बल्कि यूपीएससी में भी अगर आप लोग देखिए, अब की बार अभी रिसेंटली 30 पोस्ट निकाली गई थी जो बैकडोर एंट्री दी जा रही है. इसके चलते हमारी कंट्री मैक्सिमम लोग इसको भी मना कर रहे थे कि यार जो हमारी कंट्री में यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर जा रहे हैं उनको पोस्ट दो ना. आप लोग क्या करें, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की रैंक पर आप लोग बैकडोर एंट्री कर रहे हैं. तो जब एक इसके बारे में भी कई सारी बातें बोली जा रही है, तो ये गलत है इस तरीके से. जो बिल्कुल एक तरीके से चीजों को, जो एक इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हकदार है, जो मेहनत कर रहा है, कम से कम उसको तो वहां पर लेकर जाओ. सबको जॉब नहीं मिल सकती है क्योंकि सब उस लेवल पर काम नहीं करते हैं, पर लेकिन जो कर रहे हैं, जो रियलिटी में उसके हकदार हैं, उनके लिए तो प्रोसीजर को फॉलो करो. ये क्या तरीका है कि 4-4 साल से एग्जाम के रिजल्ट लटकाए रखें. तो उन चीजों के बारे में मैंने यहां पर बेसिकली बात की है, ठीक है. और यहां पर ट्रेंड ये है कि मोदी रोजगार दो, पर लेकिन गलत गलत ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो, मतलब कुछ भी. तो यार अगर आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है. और मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए मोदी जी अपनी जगह सही है, सब अब लोग अपनी जगह सही है, पर लेकिन रियलिटी में अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो घर में आपके कोई भी रिलेटिव क्यों ना हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना हक बनता है. क्योंकि हम एक घर में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, देश हमारा घर है. यहां पर कोई कुछ भी करेगा ये थोड़ी ना कि यार नहीं इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. तो ये गलत है. तो इस तरीके से हम लोग को इन सब चीजों से नहीं, कम से कम अपना हक तो मांगो यार. जॉब आप लोगों का हक है, अगर आप लोग कैपेबल हैं, एक प्रोसीजर चल रहा है तो उसको कंप्लीट करो, उसमें तो कम से कम होना चाहिए ना चीजें. तो इसके ऊपर बोलना कौन सी गलत बात है. तो यार ये ऐसा थोड़ा ना कि यूपीएससी और एसएससी हो गया, इसमें तो एक बेरोजगार नवयुवक है उसकी बात यहां पर की जा रही है. तो थोड़ा सा ऊपर उठो उन चीजों से. हालांकि मुझे पता है कौन लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं, अब मैंने उनको माइंड करना छोड़ दिया है, पर जो बच्चे हैं वो उसको जरूर सपोर्ट करते रहिएगा जब तक कि आवाज नहीं सुने. एक प्रोसीजर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए. कम से कम जिनके 200-200 नंबर आ रहे हैं यार उनको भी निकाल दे रहे हो, फिर सेलेक्ट किसको कर रहे हो आप लोग, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हो आप लोग, जिसको अच्छा माना जा रहा था आज के डेट में वो बुरा हो चुका है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंड यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है. तो इसको सपोर्ट करते रहो जब तक कि आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं. अगर गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी. ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कल भी, जो कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सपोर्ट करो. और जो भी टीचर, जो भी आज के डेट में लोग काम कर रहे हैं, तो उनको इसके लिए सपोर्ट करो ताकि जो कम से कम जो सही वैलिड रिक्वायरमेंट है, जो एक तरीके से जरूरत है जिसकी, उसको तो कम से कम मिल सके. जो पढ़ रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको तो कम से कम मिल सके, प्रोसीजर ढंग से कंप्लीट हो सके. मैक्सिमम यार 2 साल लगा लो किसी प्रोसीजर को कंप्लीट करने में, 4-4 5-5 साल के रिजल्ट निकले पड़े हैं और पोस्ट खाली पड़ी है, आप लोग भर्ती नहीं निकाल रहे हैं. यूपीएससी में एक टाइम था 1000 से ऊपर पोस्ट आया करती थी, इसमें देख लीजिए घटा घटा कर कहां पर लेकर लाकर रख दिया. आज के डेट में हर एक लेवल पर स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोग हालत देख लो क्या चल रही है. आज के डेट में सारे एग्जाम फिर से कराने पड़ रहे हैं, उनमें घपले हो रहे हैं. तो यार एक एग्जाम तो कम से कम कंडक्ट कराओ जिसमें जो पूरा सिस्टम चलाता है, पूरा देश चलाता है, जो बैठते हैं वहां पर जाकर, चाहे किसी भी पोस्ट पर ना हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई वहां पर घपले से जा रहा है वो पहले आकर अपनी जेब भरेगा कि उसने पैसा दिया है उसकी वजह से हो रहा है, तो पहले आकर वो अपनी भरपाई करेगा, करप्शन बढ़ाएगा,
तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर बात करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना इन तरीके के मुद्दे पर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, चाहे दूसरी गवर्नमेंट हो। जब जब यहां पर कोई ऐसी हरकतें होंगी तब तब आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप लोग जो भी सोचो यार इसके बारे में, मुझे मेरा एक बेसिकली पर्पस था गाइड किया जाए, तो मैंने इसके बारे में बोला, ठीक है। साथ ही देखो इंसान यहां पर ये न्यूज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी और बाकी देखने को ये लगा कि मतलब इंसान जो है कितने हद तक गिर जाता है। उड़ीसा का एक पर्सन है जिसके द्वारा 22 साल पहले कोई रेप किया गया था। ये 22 साल पहले जो इसके द्वारा रेप किया गया था, तो ये फिलहाल अब पकड़ा गया है। इस सातिर इंसान की सातिरबाजी देखो, जो इस इंसान का नाम था, इसका नाम था यहां पर बिबन, ठीक है। तो बिबन बिस्वाल इसका नाम था। 22 साल पहले जब इसके द्वारा हरकतें की गई तो इसको जो पुलिस है और जो सीबीआई है वो इसके पीछे पड़ी हुई थी। अब जाकर यहां पर ये पकड़ा गया है, और जो पकड़ा गया है ऑपरेशन साइलेंट वाइपर यहां पर चलाया गया। ये होता है सांप, यानी कि एक सांप को पकड़ा गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक साइलेंट ऑपरेशन चलाकर, तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया है इसके थ्रू इसको पकड़ा गया। ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ये भाई साहब रह रहे थे यहां पर, ये है अंबे वैली प्रोजेक्ट के अंदर में। ये बेसिकली इनके द्वारा अपना नाम चेंज कर दिया गया, इनके द्वारा अपना नाम लग दिया गया यहां पर जालंधर सोहान, ठीक है। ये नाम चेंज करके और उसी के सारे डॉक्यूमेंट इसके द्वारा अपने क्रिएट कर लिए गए और उसी के हिसाब से रह रहे हैं। यानी कि रेप कर कर भाग गया और आज के डेट में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, नाम चेंज करके सारे डॉक्यूमेंट चेंज करके ये अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, और सीबीआई और पुलिस ढूंढी घूम रही है। तो 22 साल बाद यहां पर ये इंसान पकड़ा गया है। तो ये ऑपरेशन है जिसका नाम आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि ऐसी ऐसी भी हरकतें देश में की जाती है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। एक और काफी खतरनाक न्यूज मुझे देखने को मिली, ये भी थोड़ा सा एक आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज थी। एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। ये देखिए, एक वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को मार दिया गया क्योंकि उसके द्वारा उसको गाली दी जा रही थी। चलिए जो भी है, कुछ हद पार कर दी होगी, यहां पर ये चीज समझ में आती है, गुस्सा आकर ये काम कर दिया। इसके नीचे वाली न्यूज जो है वो मुझे बड़ी इरिटेटिंग लगी। एक बेटे के द्वारा अपनी मां का खून कर दिया गया क्योंकि उसके द्वारा उसको शराब के लिए पैसे मांग रहा था, वो देने से मना कर दी। हस्बैंड कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा, कुछ हद पार कर दी होगी, तो वाइफ को गुस्सा आया, तो उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये हरकत देखने को मिली। समझ में आता है, यहां पर वैलिड पॉइंट है। पर लेकिन जो यहां पर बेटा है उसने अपनी मां का खून कर दिया क्योंकि वो उसके लिए पैसे मांग रहा था अपनी शराब पीने के लिए। तो यहां से समझ में आता है कि अगर आप लोग ये ऐसे जो केस है ना, ये आप लोगों से अगर एथिक्स के अंदर या फिर एसए के अंदर कुछ लिखने के लिए आता है, तो वहां पर आप लोग इनको लिख सकते हैं कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को कैसे लेकर चलना है, सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करना है, ताकि इस तरीके की हरकत सोसाइटी में नहीं देखने को मिले। बच्चों को किस लेवल पर हम लोग को ट्रेन करना है, कितना नैतिक शिक्षा उनको देनी है, तो एथिक्स के अंदर आप लोगों के लिए यहां पर केस स्टडी आराम से बन सकती है, ठीक है। कि अगर बच्चे कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं क्लास में या फिर स्कूल में भी, किसी ऐसा भी कई सारे केस देखने को मिले कि बच्चा अपने पापा की या चाचा की गन उठाकर लेकर आ गया और क्लास में किसी के सामने लाकर तान कर रख दी। तो बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ टीचर आप लोगों को क्या वहां पर स्टेप होने चाहिए, बीइंग ए फादर या मदर या फिर पेरेंट्स, आप लोग सोसाइटी में कोई मेंबर है तो क्या स्टेप आप लोगों को लेने चाहिए। तो ये मुद्दे हैं जो कि आप लोगों से एथिक्स के पेपर में डायरेक्ट आप लोगों से ये बन जाते हैं, ठीक है। बाकी योगी जी के द्वारा अपना बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, तो यहां पर ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस दे रहे हैं। बिहार के अंदर भी बजट प्रस्तुत किया गया है, तो ये राज्य के अंदर जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस किया कीजिए, ताकि आप लोग कोई क्वेश्चन बने तो उसका आंसर आप लोग दे सके, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, 26 जनवरी पर जो लाल किले पर यहां पर इंसान चढ़ा था, इस इंसान को पकड़ लिया गया है फिलहाल अभी। तो इसके बारे में अभी पूछताछ होगी। 29 ईयर ओल्ड है ये पर्सन, तो देखते हैं क्या जो चीजें निकल कर आती हैं। तो फिलहाल ये एक हल्की सी एक न्यूज थी। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, सी जिनपिंग हमारी कंट्री में विजिट करेंगे जब ब्रिक्स समिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हमारी कंट्री में जब ब्रिक्स समिट होगी तो ये इंसान भी हमारी कंट्री में आएगा घूमने के लिए, तो उस टाइम पर देखेंगे क्या सिचुएशन यहां पर बन सकती है। तो जो ब्रिक्स जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक जो फाउंडेशन है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर रख सकते हैं। 5 कंट्री है, पर स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी, बाद में एक और जुड़ गई साउथ अफ्रीका 2010 के अंदर में, ठीक है। तो याद रखना कि साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हुआ था। यहां पर ये बेसिकली चेयरमैन थे गोल्डमैन सैक एसिस्ट मैनेजमेंट के, जिनका नाम था जिम ओनेल। इनके द्वारा यहां पर ये टर्म दिया गया था जिसको ब्रिक बोला गया। तो उस टाइम पर BRIC था, फिर आगे चलकर इसमें S जुड़ गया क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो इसकी मीटिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसकी मीटिंग हुई थी ये 16 जून 2009 में इसकी मीटिंग हुई थी। याद रखना फाउंड किया गया था इसको 2006 में, पर लेकिन जो फॉर्मेशन प्रॉपर वे में स्टार्ट हुआ मीटिंग वगैरह वो स्टार्ट हुई थी 2009 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर याद रखिएगा। और अभी ये न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी जो सबमिट होने वाली है अब की बार वो हमारी कंट्री में होने वाली है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
अब की बार जो सबमिट होगी वो कहां पर होगी, वो हमारी कंट्री में होगी। इससे पहले वाली सबमिट कहां हुई थी वो भी याद रखिएगा, वो रसिया में हुई थी, ठीक है, रसिया में हुई थी। वो सबमिट होनी तो थी जुलाई के महीने में, पर कोविड-19 के चलते वो नवंबर में हुई थी 2020 में। ये आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या हमारी कंट्री में इससे पहले भी इसकी मीटिंग हुई है, तो याद रखना 2016 में हमारी कंट्री में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2016 में हमारी कंट्री में ऑलरेडी इसकी मीटिंग हो चुकी है। उससे पहले हमारी कंट्री में कोई मीटिंग हुई है, हाँ 2012 में हमारी कंट्री मीटिंग हुई है, जब मनमोहन सिंह हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब यहां पर हमारी कंट्री में कौन से नंबर की मीटिंग होने जा रही है, तो तीसरे नंबर की मीटिंग हमारी कंट्री में इसकी होने जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बात की जा रही है। इसके जो प्रोजेक्ट है याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक का ही बैंक है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है ये कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, अगर कोई अकस्मात जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसी दिक्कत पड़ती है, तो उसके लिए भी यहां पर पैसा है, ठीक है। ये दोनों जो एक्टिव किए गए थे 2014 में, और 2014 में ट्रेडी साइन हुई थी इन दोनों चीजों के लिए, जिसको एनडीबी यानी कि नेशनल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, और जो सीआरए यानी कि कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, ये यहां पर दोनों मिलकर यहां पर 2015 में इसको एक्टिव किया गया था। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, वैली के अंदर भी आप लोगों को पता है कि 4G इंटरनेट स्टोर किया गया था। अब यहां पर जो है ट्रेन वगैरह जो स्टार्ट कर दी गई है, ये यहां पर बनिहाल और बारामुल्ला में यहां पर फर्स्ट फेज में अभी 2 ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो अच्छा है, जितना ज्यादा नॉर्मल होंगी चीजें उतना ज्यादा अच्छा है। चीजें नॉर्मल होगी तो कंट्री है प्रोग्रेस की साइड में चलेगी, तो एक अच्छी चीज बोल सकते हैं। ईरान को बोला गया कि ईरान जो है ये यहां पर इसको बेसिकली जो हमारी कंट्री नहीं, सॉरी, बेसिकली ईरान जो है, जो ईरान न्यूक्लियर डील से डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर निकले थे, तो अभी ईरान का एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या न्यूक्लियर डील में फिर से लाया जाएगा इसको। तो इसके यहां पर जो भी न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट हैं, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको बोलते हैं IAEA, तो इसके द्वारा यहां पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है, और इसके चलते यहां पर अभी चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। क्योंकि जो बाइडन जो कि 46 प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा भी यह बोला गया कि मैं इस डील में आना चाहता हूं अगर ईरान जो है वो डील को फॉलो करने के लिए तैयार है। तो जब ये डील साइन की गई थी, बराक ओबामा जी के द्वारा साइन की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकल गए थे, जो बाइडन अब आ गए, उनके द्वारा बोला जा रहा है वो इस डील में जाएंगे। तो देखते हैं कितनी शांति यहां पर बनाकर रखी जाती है इस मुद्दे को लेकर। तो जो भी होगा उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारी कंट्री ये मालदीव के साथ में एग्रीमेंट साइन कर रही है, किसको, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। नॉर्मली इंडियन ओशन में मैक्सिमम आप लोगों को चाइना यहां पर दबदबा लगाता हुआ नजर आएगा, पर लेकिन हमारी कंट्री यहां पर डिफेंस डील में जा रही है मालदीव के साथ में। तो इसके चलते हमारी कंट्री में यहां पर जो कोस्ट गार्ड वाला एरिया है उसमें मिलकर हम लोग दोनों काम करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, मालदीव के बारे में, ओके। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप लोगों के सामने आज का आर्टिकल है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बेस्ट क्वेश्चन है सर, आई थिंक 1 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोग देखिए, बात की जा रही है माउंट फेयरवेदर के बारे में। ये कहां पर लोकेटेड है, इसको जाकर आप लोग निहारिएगा। ये आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन क्या पूछूंगा आप लोगों से पूछ ही लेता हूं, उसका वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर दूंगा, तब तक आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर कैम्पबेल बे के बारे में, ठीक है। तो ये जो बेसिकली बोला जा रहा है, एक विलेज है कहां पर, निकोबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया के अंदर, ठीक है, पहली स्टेट में। दूसरा बोला गया इसी वाले एरिया में आप लोगों को इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। और इंदिरा पॉइंट क्या है, ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि हमारी कंट्री का जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ना, साउथ में जो सबसे नीचे आएगा, तो ये आप लोगों को अंडमान निकोबार वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो साउथ मोस्ट पॉइंट है। वैसे आप लोग कन्याकुमारी बोलते हैं जो मेनलैंड इंडिया है, पर लेकिन अगर आप लोग आइलैंड के पास में जाएंगे तो इस सदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जा रहा है यहां पर इसी के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं आर्टिकल कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस यहां पर करने हैं। तो ये जो आर्टिकल है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में यहां पर बात करें, तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल जो पेंडेमिक है उसके चलते क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, और ये वाला आर्टिकल पेंडेमिक ने यहां पर क्या इंपैक्ट डाला है, ठीक है। तो उसके चलते है जो एनिमल हस्बेंड्री है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ये यहां पर जूनोटिक बीमारी के बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। जानेंगे देशद्रोह किस तरीके से हमारी कंट्री में उसको देशद्रोह के थ्रू यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहुत प्यारा आर्टिकल है, इसके बारे में कई सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी पोस्ट किए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए उनका, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे क्या चक्कर चल रहे हैं यहां पर। अगर बात करें ये वाला आर्टिकल यहां पर जो फेसबुक और जो गूगल को लेकर आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया में
जो अभी रूल बनाए जा रहे हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये पौंडीचेरी के अंदर जो चल रहा है, तो उसकी जो बेसिकली नोटंकी है वो दिखाई जा रही है कि हमारी कंट्री में क्या क्या किस तरीके से प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो पौंडीचेरी में हुआ क्या, अभी पौंडीचेरी में गवर्नमेंट जो है वो गिरा दी गई है, यहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो यहां पर कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया बीजेपी पे कि वो हमारे जो यहां पर एमएलए थे उनको यहां पर रेजिग्नेशन देने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट गिर गई। ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को कर्नाटक में देखने को मिला था, ठीक है, कुछ ऐसा ही पैटर्न इंप्लीमेंट किया गया था मध्य प्रदेश में, कुछ ऐसा ही पैटर्न राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो यहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा ही पैटर्न यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन अभी एनडीए इनके बीजेपी के द्वारा अभी जो गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी अपना क्लेम नहीं किया गया है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या कंडीशन है। किरण बेदी जी का द्वारा यहां पर रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद में यहां पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। पौंडीचेरी के बारे में आप लोगों को यहां पर हल्का सा आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन पौंडीचेरी की। तो पुद्दुचेरी बेसिकली आप लोग बोलते हैं, यहां पर आंध्र प्रदेश में येनम, ये यहां पर येनम देखने को मिलेगा। पुद्दुचेरी एक डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, एक यहां पर क्राइकल है यहां पर तमिलनाडु के अंदर, और एक है मेही के अंदर। तो टोटल मिलाकर जो पुद्दुचेरी पुंडीचेरी आप लोग जो भी इसको बोलिएगा, टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे 3 राज्य के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर 1, तमिलनाडु के अंदर 2 और केरला के अंदर 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं यहां पर आगे। यहां पर आप लोगों के सामने यहां पर देशद्रोह यानी कि सेडिशन के बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि जो देशद्रोह का चार्ज आज के डेट में लगाया जाता है, ये अनऑथराइज तरीके से एक सेल्फ सेंसरशिप यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री स्पीच को सप्रेस करने की कोशिश करती है देशद्रोह का चार्ज लगाकर। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है। एक तरीके से यहां पर फ्री स्पीच को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। समझ लेते हैं आखिर क्या है। पहले तो ये जानते हैं कि देशद्रोह हमारी कंट्री में आया कहां से। इंडियन पेनल कोड था जो हमारी कंट्री में, जिसको आईपीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1870 का, उसके चलते देशद्रोह का चार्ज हमारी कंट्री में आता है। ये यानी कि अंग्रेजों के द्वारा यहां पर ये रूल लाया गया, अगर हमारी कंट्री के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, अगर वो कोई ऐसी हरकत करते थे कुछ भी, तो उनको सप्रेस करने के लिए, अगर वो जो गवर्नमेंट थी अंग्रेजों की उनके खिलाफ आवाज उठा देते, तो उसको दबाने के लिए यहां पर ये लॉ लाया गया था। पर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा 1962 यानी कि 1962 में, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है जो आप लोग याद रखना। इसको बोलते हैं यहां पर केदारनाथ जो सिंह है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, ठीक है। तो यहां पर ये जो बेसिकली ये जो केस है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, यहां पर जो इसका केस का नाम आप लोग याद रखिएगा, यह है केदारनाथ, ठीक है। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूदा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, यानी कि बोला कि जो ये देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता है इसको हटाएंगे नहीं, ये सेक्शन सही है, यानी कि इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए अगर फ्री स्पीच के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में रखे हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसमें जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, तो ये फ्रीडम स्पीच के बारे में बात करता है। तो इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। इसका सेक्शन 2 ये बात करता है, क्योंकि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो सामने वाला इंसान हो सकता है अपनी हद पार कर दे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो ये यहां पर इसके द्वारा बोला गया था और बोला गया कि ये चलता रहेगा, ये सही है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। पर लेकिन क्लैरिटी भी उसने दी कि इसको लगाना कहां पे है। कोई भी पर्सन कुछ लिख सकता है, कोई भी पर्सन कुछ कह सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर उसके द्वारा लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, उनके ऊपर कमेंट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट के काम पर कोई कमेंट करेगा तो उसके ऊपर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी के साथ में अगर कोई पर्सन ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में वायलेंस फैल गया है, ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है कि पब्लिक में डिसऑर्डर फैल गया है, ठीक है, कि लोगों एक दूसरे को मारने काटने लगे, कुछ ऐसा काम हो जाए, तो आप लोग देशद्रोह का चार्ज लगा सकते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ नॉर्मल तरीके से क्रिटिसाइज करे, जैसे अभी बच्चे गए वो बोल रहे हैं कि यार जो प्रोसीजर चल रहा है यहां पर गवर्नमेंट का एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसको टाइमली कंडक्ट कराइए आप लोग यहां पर, ठीक है। जैसे अभी अगर बात करें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का फॉर्म निकला, नॉर्मली ये फॉर्म अक्टूबर नवंबर में निकलता था, पर लेकिन अभी ये फॉर्म है आप लोग के सामने फरवरी में आ रहा है। तो ये फरवरी में आ गया, तो इसकी क्या गारंटी कि इस साल अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आएगा। हो सकता है कि ये साल बीच में एक साल खा जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म के साथ में ऐसा किया जा रहा है कि उनको इस तरीके से निकाला जा रहा है ताकि अगले साल फॉर्म ही ना निकालना पड़े, पहले वाले में ही बच्चे उलझे रहे। तो ऐसी भी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई जगह जो एज काउंट करने की बात करें तो उसको हटा दिया गया, उसको घटा दिया गया कि पहले सितंबर से काउंट कर रहे थे, अब जनवरी से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें कई सारे बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले। तो जेन्युइन मुद्दे के बारे में आवाज उठाई जा रही है। तो अगर कोई ऐसे आवाज उठाता है और बात करे कि यार ये तो देशद्रोह हो गया, तो सही थोड़ी ना है, वो तो जेन्युइन मुद्दा है ना, वो तो वहां पर सुनना चाहिए। वो बच्चों की जो एक तरीके से बात है वहां पर वो एक तरीके जेन्युइन मुद्दा उठा रहे हैं कि भैया प्रोसीजर को पार्श एक तरीके से आप ट्रांसपेरेंट करो इसको, ठीक है।
वो बात चल रही है। तो इसी के चलते ऐसे में कोई आप लोग देशद्रोह नहीं लगा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से देखिए ये प्राचीन लॉ है जो हमारी कंट्री में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, और जो अगर कोई असंतोष प्रकट करता है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। ये काफी सोचने वाली बात है, ये सोचने वाला मुद्दा है। अगर बात करें यहां पर केदारनाथ का जो केस था, इसको ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा भी कुछ बातें बोली गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो पुलिस है ना, उसको पहले यहां पर जो पर्टिकुलर जो लॉ के अंदर जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो पुलिस है या फिर लॉ ऑफिसर है, ऐसा नहीं किसी के ऊपर भी यहां पर आप लोगों ने जो इल्जाम लगा दिया। कब बोला था ये? असीम त्रिवेदी जो थे यहां पर कार्टूनिस्ट, जब उनको पकड़ा गया तो उनका केस निकल कर आया, तो तब यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बात बोली थी कि लॉ ऑफिसर को अपना दिमाग भी थोड़ा यूज करना चाहिए, जो यहां पर प्री कंडीशन को देखते हुए क्या फुलफिल हो रहा है कि किसी इंसान को पकड़ना। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्टेट के द्वारा जो बोला गया उसका ओपिनियन फॉलो करना है, वो सेकंड टाइम पर आएगा। पहला आप लोगों का जो होना चाहिए, पहले खुद का भी यहां पर जो लो है आप लोगों के सामने, उसको फॉलो करके चलना है। यानी कि ये बोला गया था कि ऐसा नहीं कि जिस गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं बस उसके हिसाब से आप लोग जो चाहो करना स्टार्ट कर दो। रीजन क्या है बोलने का? रीजन ये है कि हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस आर्टिकल के एंड तक बता दूंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि 2016 से लेकर 2019 तक का अगर आप लोग देखिएगा हमारी कंट्री में 160% इंक्रीमेंट हुआ है कि लोगों के ऊपर सेक्शन 124 यूज किया जा रहा है देशद्रोह का चार्ज लगाकर। ये 160% का बढ़ावा उसमें ओनली 3 साल के अंदर अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल में। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर तुमने देशद्रोह का चार्ज लगाया है तो फिर वो साबित होना चाहिए ना, पर लेकिन जो साबित हो रहा है वो 3.3% लोगों पर साबित हो रहा है। 2016 में ये 33 था, यानी कि 2016 तक का अगर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाता था तो 33% लोगों को यहां पर कन्विक्टेड पाया जाता था कि हाँ उन्होंने कोई गलती की है। पर लेकिन आज की डेट में जिनको पकड़ा जा रहा है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो छूट जाते हैं बाद में। यानी कि उनको बस इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनके प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। तो ये बात की जा रही है। तो इंडिविजुअल कोई प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के किसी एक्शन के खिलाफ यहां पर, तो ये एक तरीके से ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये इसके अंदर नहीं आता है कि इंडिविजुअल कोई गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो आउटसाइड द जो देशद्रोह है उसके आउटसाइड रहेगा। ये खुद ऑलरेडी केदारनाथ वाला केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल चुकी है, पर फिर भी इसका यूज किया जा रहा है। इसका यूज क्या है? बेसिकली एम ये कि पनिश किया जाए, एक तरीके ये पनिश करने के लिए नहीं है, बेसिकली किसी को सजा देनी है। ये बेसिकली इसलिए कि सामने वाला जो भी है यहां पर अगर कुछ कह रहा है तो जो बातें बोल रहा है प्रोटेस्ट कर रहा है उसको सप्रेस किया जा सके। तो जो जिसको पकड़ लिया गया इनडायरेक्ट वे में तो वो जेल में, तो बिना कुछ गलती होते भी उसको पनिशमेंट मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो 3.3% जो कन्विक्शन पाए जा रहे हैं और पकड़ा जा रहा है कि 160% लोग ज्यादा बढ़ गए जिनको पकड़ा जा रहा है, तो ये गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। तो अब कम से कम यहां पर सोचना चाहिए कि जो भी चीजें यहां पर चल रही है, क्या ये जो लीगल प्रोसीजर यहां पर जो अपहेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या वो सही है? इसके बारे में फिर से नहीं सोचना चाहिए। और क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि यूके जिसके द्वारा 1860 में ये लाया गया था, ये 1870 में लाया गया था, वो ऑलरेडी 2010 में इसको अपनी कंट्री में हटा चुका है। यानी कि जिसने ये हमारी कंट्री में लाया था वो खुद अपनी कंट्री में इसको हटा चुका है, क्योंकि ब्रिटिश एरा में इसके द्वारा ये लाया गया था। तो समझिए उनके द्वारा ये चीज खुद हटा दी गई है जिसने इंप्लीमेंट करी, और हम लोग आज के में अपने सिटीजन के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो भी उस टाइम पर जब हम लोग आजाद है, हमारा एक संविधान है, हमारे पास में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उस टाइम पर ये यूज किया जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। अगर बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसके द्वारा भी क्वेश्चन किया गया था कि सेक्शन 124A को क्या रखना है, क्या रियलिटी में जिसलिए रखा जा रहा है ये देशद्रोह का चार्ज लगाया जा रहा है, क्या ये रियलिटी में वो काम कर पा रहा है, ठीक है, क्या ये बेनिफिट कर रहा है देश को? तो इसके बारे में बात की, उसने भी क्वेश्चन मार्क लगाया था कि सेक्शन 124 के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। हालांकि इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन क्या हुआ वो गवर्नमेंट ने जनता के सामने नहीं रखा, कि जो यहां पर बोला गया था बेसिकली जो लॉ कमीशन के द्वारा 2018 में, वो छुपा लिया गया जनता के सामने, वो डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। तो फिर से चर्चा करने की जरूरत है इसके ऊपर, फिर से देखने की जरूरत है कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी ये हमारा संविधान खुद बोलता है, प्रीएम्बल में इसके बारे में लिखा हुआ है। पर लेकिन जब ये इंप्लीमेंट किया जाता है तो बिना किसी मुद्दे के इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये सारी चीजें साइड में हो जाती हैं। तो यहां पर देश के साथ में मिलकर जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी भी सही है, और यहां पर सबको मिलकर यहां पर एक साथ में रहना है, तो उनकी लिबर्टी भी है, उनकी फ्रीडम भी है, उनका फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है, और बिना किसी मतलब के जेल में डाला जा रहा है उनको, तो वो चीजें देखने मिलेगी। तो ये सारे मुद्दे यहां पर बोले गए हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्या समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, जिन्होंने अभी लिखना स्टार्ट किया है, वो एक दूसरे का आंसर पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर भी लिख सकते हैं और टेलीग्राम पर भी, लिंक सारे यार वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। आप लोग फ्री पूछते रहते हैं सर कहां लिखना है क्या करना है, वो सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जा रहे हैं, उनको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, एक हाँ अरे कार्टून तो आप लोगों का रह गया,
कार्टून में बताया जा रहा है कि एक नया स्ट्रेन आ गया है यहां पर जो कि कोविड-19 का, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर एक कोविड-19 का और खतरनाक इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है 40 से 50 शब्द में लिखना है और बताना नहीं है, ध्यान भी रखना है अपना कोविड-19 से, क्योंकि खतरनाक इंपैक्ट ये डालता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी बात यहां पर बताई जा रही है एक आर्टिकल में जूनोटिक बीमारी के बारे में। जूनोटिक बीमारी क्या होती है? जब इंसानों को बीमारी लगती है किसी पर्टिकुलर, जैसे कि अगर बात करें सुअर से, गाय से, बिल्ली से, मुर्गी से, तितली से या फिर चमगादड़ से, इनसे अगर बीमारी जो इंसानों में पहुंच गई, यानी कि जानवरों से इंसानों में अगर ट्रांसमिटेड होती है कोई बीमारी, उसको जूनोटिक बीमारी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। ये अगर बात करें किस किस की वजह से हो सकती है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये कोज होती है डिजीज किसकी वजह से? जो पैथोजन होते हैं। पैथोजन में बैक्टीरियम आप लोग आते हैं, वायरस आते हैं, पैरासाइट आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी आप लोगों से बात करूंगा, यहां पर प्रायन, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें बेसिकली जो आज के में बात करें यूजुअली जो वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, वो यहां पर उनसे ये इंसानों में पहुंचती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो इसके बारे में समझते हैं यहां पर जो PRION, तो प्रायन क्या है इसके बारे में समझिए आप लोग। ये एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, जो ट्रिगर कर सकता है नॉर्मल प्रोटीन को ब्रेन के अंदर बेसिकली एबनॉर्मलिटी क्रिएट करने के लिए। यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि किसी दूसरे इंसान जो कि सही इंसान है उसको गलत काम करने के लिए मजबूर कर दे, तो ये वो काम करता है, ठीक है। यानी कि ये प्रोटीन किसी एक नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल परफॉर्मेंस करने के लिए यहां पर ये तैयार करता है, तो इसको बोलते हैं यहां पर PRION, ठीक है। तो प्रायन, ये जो डिजीज है ये दोनों को इंपैक्ट कर सकती है, इंसान को भी और जानवरों को भी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मोस्ट कॉमन डिजीज है यहां पर, ये बेसिकली नॉर्मली मीट प्रोडक्ट जो खाते हैं ना, उनसे बीमारी फैलती हुई नजर आती है। और मोस्ट कॉमन जो डिजीज है यहां पर, इसको बोला जा रहा है क्रुट्सफेल्ड-जेकब, ठीक है। तो क्रुट्सफेल्ड-जेकब डिजीज, यानी कि इसको CJD से भी इसको पकड़ा जाता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे किसकी वजह से होती है, तो PRION, तो इसकी वजह से यहां पर फैलती है। ये क्या एक तरीका प्रोटीन है जो कि नॉर्मल प्रोटीन को ट्रिगर करता है एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो जूनोटिक बीमारी के बारे में यहां पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। बाकी तो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा, फलाना ढिमकाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग मत भूलना, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है अगर आप लोग रनिंग करने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा गोल गोल दौड़ाया जाता है, ठीक है। तो गोल गोल जब ऐसे यहां पर दौड़ाया जाता है तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा जो सबसे अंदर वाले गोले में दौड़ता है वो मान लीजिए यहां से दौड़ेगा, दूसरा जो गोले वाला दौड़ेगा वो यहां से दौड़ेगा, इससे थोड़ा आगे से, तीसरे वाला गोले वाला दौड़ेगा वो यहां से दौड़ेगा, ताकि सबको इक्वल डिस्टेंस दौड़नी पड़े। अगर सारे एक जगह से दौड़ेंगे तो इसको बहुत कम दौड़ना पड़ेगा, इसको ज्यादा और इसको सबसे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि सबको अलग अलग जगह से दौड़ाओ ताकि सबको इक्वल डिस्टेंस कवर करनी पड़े। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अभी क्या बात की जा रही है? अभी ये बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया को अगर मैप में देखेंगे तो आप लोग देखते हैं ये हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसके द्वारा ये बोला गया कि फेसबुक या फिर गूगल उनको यहां पर पे करना चाहिए जो लोकल कंटेंट क्रिएटर हैं। लोकल कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या हो गया? यहां पर लोकल कंटेंट क्रिएटर का मतलब है अगर मान लीजिए आज की डेट में, जैसे मान लीजिए मैं कुछ यहां पर, अगर मैं कुछ यहां पर लिखता हूं या फिर मैं कुछ यहां पर प्रोवाइड आप लोगों को कराता हूं और वो गूगल फेसबुक दिखाता है, ठीक है, और वहां पर उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाता है और वहां से पैसा कमाता है, तो मुझे उसमें से वो कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने जो ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट की, आप लोगों ने कोई ब्लॉग लिखा, ठीक है, कोई आप लोगों ने ब्लॉग लिखा, तो उस ब्लॉग में जो आप लोगों ने लिखा जाकर वहां पर वो गूगल में शो करेगा। तो गूगल में अगर आप लोग ये ब्लॉग पर कोई जाकर जो आप लोगों ने लिखा है उस पर कोई क्लिक कर वहां पर नहीं जाएगा ब्लॉग के अंदर, तो तब तक उसको नहीं पता चलेगा, वो आप लोगों की वेबसाइट पर नहीं पहुंचेगा। एक मिनट समझिए, मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर इसको यहां पर आप लोग देखिए, आप लोगों ने जाकर सर्च किया स्टडी लवर वीर, ठीक है, तो स्टडी लवर वीर आप लोगों ने गूगल में जाकर सर्च किया तो यहां पर खुलकर आ गया कि हाँ यूट्यूब का चैनल है भाई साहब स्टडी लवर वीर के नाम से। स्टडी लवर वीर के नाम से यहां पर ये एजुकेशन है, ठीक है, हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर में। इसी के साथ में कुछ वीडियो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। ये वीडियो मैंने सामने अपलोड की थी, ये वाली वीडियो यहां पर खुलकर आ गई, जो ट्विटर पर भी मैंने शेयर किया था इसके बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये, अगर मैं जैसे यहां पर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं तो यहां पर ये देखने को मिलेगा कि सारी चीजें आप लोगों के सामने खुलकर आ गई। आप लोगों को अगर बिना जाए भी आप लोग यहीं से पढ़ के निकल सकते हैं। अच्छा, स्टडी लवर वीर को यार यूट्यूब पे चैनल है, अच्छा कोई पढ़ाता है यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, यहीं से देखो और निकल लिए। आप लोग वहां पर गए नहीं क्लिक करके कि हाँ देख लेते हैं कि कैसा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उस पर गए नहीं है। आप लोग यहाँ पर ट्विटर पर आप लोगों ने जाके नहीं देखा, तो गूगल तो आप लोगों ने यूज किया पर लेकिन जो स्टडी लवर वीर ने जो कंटेंट प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पर, उस पर आप लोग नहीं गए। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये समझिए, अगर यहां पर जाएंगे
तो यहां पर जाने से कुछ आप लोग सर्च करेंगे, उस पर एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, तो उससे कोई ना कोई रिवेन्यू जनरेट होगा। तो स्टडी लवर को यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ इससे, पर लेकिन हाँ गूगल को फायदा हो रहा है क्योंकि गूगल यूज किया जा रहा है यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर समझाने की कोशिश की जाती है, यानी कि घुमा फिराकर आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो फायदा है वो फायदा टोटली यहां पर गूगल को और फेसबुक को देखने को मिलता है, बाकी के जो लोग हैं उनको इसका फायदा देखने को नहीं मिलता है। तो उसके बारे में ये बात यहां पर की जा रही है। तो अगर कोई भी न्यूज आप लोग सर्च करते हैं आज के डेट में जाकर, वो न्यूज आप लोग वहां पर दी जाती है, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ के वहां से ऊपर से निकल लिए, तो रियलिटी में आप लोग उस न्यूज पर गए नहीं, तो जिसने वो लिखी थी न्यूज उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, गूगल और फेसबुक को फायदा हो रहा है वो न्यूज दिखाने का। तो बोला यह गया था कि गूगल और फेसबुक को कि जो न्यूज आप लोग दिखा रहे हैं, इस न्यूज में से जिस इंसान की न्यूज दिखा रहे हैं, अगर आप लोग 5 रुपए कमा रहे हैं एडवर्टीजमेंट में वहां पर, तो कम से कम 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे कुछ तो इस इंसान को दो जिसकी न्यूज आप लोगों ने दिखाकर उसमें पैसा कमा लिया है। तो ये बात बोली गई। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि गूगल फेसबुक जो पैसा कमा रहे हैं, अगर वो जो पब्लिशर है, जो कंटेंट क्रिएटर है, तो उसको भी अगर थोड़ा पैसा देना स्टार्ट कर दे, तो ये आइडिया जो है ये वर्थ कंसिडरिंग आइडिया है। क्योंकि इसकी वजह से जब से गूगल फेसबुक और ये सारी चीजें आ गई हैं, लोगों ने जो जर्नलिज्म है उसको पढ़ना छोड़ दिया है। कुछ भी देखना होता है देख लेते हैं ट्विटर पर क्या चल रहा है, ट्विटर पर जाकर देख लेंगे क्या ट्रेंड कर रहा है, अच्छा ये न्यूज चल रही है, मतलब ये नहीं देखेंगे किसी न्यूज चैनल को देख ले खोल के, ये ट्विटर पर देखेंगे। तो रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर चीजें सारी प्रोवाइड कराई जा रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फायदा किसको हो रहा है, ट्विटर गूगल फेसबुक इनको हो रहा है, पर लेकिन जो कोई रियलिटी में वो न्यूज निकल कर आ रही है, जो न्यूज वो लिख रहा है, उस लिखने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से जो जर्नलिज्म है वो थोड़ा सदमे में आ रहा है, उनको रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, और जो जर्नलिस्ट है उनकी रोजी रोटी नहीं बन पा रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये आइडिया कंसीडर करने लायक है, जो काम ऑस्ट्रेलिया ने किया है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सही है। और अगर कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करेगी तो सही नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला फेसबुक को कि पे करो, जो हमारी कंट्री में जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो न्यूज वाले हैं, उनको पे करो। तो फेसबुक ने उनका जो कंटेंट है वो दिखाना ही बंद कर दिया अपने सिस्टम में से। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि दादागिरी चल रही है कि हम लोग तुम्हारा कंटेंट ही नहीं दिखाएंगे। और फेसबुक और जो गूगल है वो दोनों एक थाली में आकर बैठ गए कि तुम कुछ भी कर लो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि अगर उनको इस कंट्री में पैसा देना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब यह कि हर एक कंट्री कल को मांग करेगी, यार हमारे यहां भी, हमारे में कौन से कांटे लगे हुए हैं, हमको क्यों नहीं तुम ये दे रहे हो, ठीक है। तो सारी कंट्री सामने निकल कर आ जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट सामने निकल कर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट यहां पर इस मुद्दे को उठा रही है। तो ये सही भी है। तो ये आज की डेट में ये रियलिटी है कि जो बड़ी बड़ी ये कंपनी है ये दबा के पैसा कमा रही है, पर लेकिन जिसके बेस पर पैसा कमा रही है उसको नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को एक कंट्री की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की, ये हर एक कंट्री की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई ना कोई नेगोशिएशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ परसेंटेज कंटेंट क्रिएटर को मिलना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं। तो इसी के चलते जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, इनके द्वारा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की गई, और इसी के साथ में इनके द्वारा और भी कई सारी कंट्री के लीडर से बात की गई, जैसे फ्रांस से बात की गई, ठीक है। तो कई सारे लोगों से बात की गई है। तो ये सोचने वाली बात है, ये सही है, इंप्लीमेंट करने लायक मुद्दा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो है उनसे बात की गई। तो आप लोगों का क्या मानना है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर फेसबुक गूगल कह रहे हैं जो एक साथ में अगर खड़े हो गए हैं उनके हिसाब से ही काम चलता रहना चाहिए। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो एक नया लॉ ला दिया, भैया पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। अब जर्नलिज्म जो हाउस है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि फेसबुक और गूगल जो नए मुद्दे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ भी मार्केट में चल रहा है तुरंत जाकर गूगल में आप लोग सर्च करते हैं। पर लेकिन अगर जो जर्नलिस्ट है जो छाप रहे हैं वहां पर लिख रहे हैं अपना कंटेंट, उनको कोई फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये मुद्दा है, मेरे हिसाब से तो एक वैलिड मुद्दा है, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप लोग ही क्या राय है इसमें, यस या फिर नो, 2 शब्द अपने आप लोग इसके बारे में जरूर लिखेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं यहां पर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों ने एक बात सुनी कि कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन नुलकी में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। वही बात यहां पर बताई जा रही है। जब इंडिया चाइना के साथ में जब डील करता है तो कुछ ऐसा ही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए चाइना, देखिए बिहेवियर कैसा होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है आज के दिन में देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो उसके साथ में हम आराम से बातें करते हैं, पर जो हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है उसके सर पर हम लोग चढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही काम चाइना कर रहा है, रशिया के साथ में बॉर्डर इशू को सुलझा रहा है, सारे रिलेशन नॉर्मल कर रहा है, सब चीजें लेकर चल रहा है। पर लेकिन इंडिया के साथ में, वियतनाम के साथ में, फिलीपीन के साथ में, और जो आसपास में दूसरी कंट्री है, जैसे कि अगर बात कर लीजिए यहां पर हांगकांग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो इसको लग रहा है कि ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो उनके सर पर नाचने की कोशिश यहां पर चाइना कर रहा है। तो चाइना जो है वो एक ऐसा इंसान है जो बोलकर सामने रात को निकल जाता है। इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1993 यानी कि 1993 से अगर इंडिया और चाइना के बीच में आप लोग एग्रीमेंट देखोगे तो 1993 में ये थी यहां पर एक तरीका एग्रीमेंट जो मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति बनाकर रखनी है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया चाइना के बॉर्डर पर साइन किया गया 1993 में। 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ जो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी कंट्री है और इसी के साथ में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए गए मिलिट्री फील्ड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 1996 में। फिर 2005 में फिर से गवर्नमेंट के द्वारा और यहां पर चाइना के द्वारा मिलकर काम किया गया कि कैसे शांति बनाकर रखनी है इंडो और जो चाइना बॉर्डर पर, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये बातें बोली गई, नहीं काम किया। इसी के साथ में 2012 में फिर से मिलकर साथ में और फिर से दोनों कंट्री के द्वारा बोला गया कि वर्किंग मैकेनिज्म करनी है, कंसल्टेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना है दोनों को मिलकर, वो भी फायदा नहीं हुआ, फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो दिक्कत देखने को मिली। इसी के साथ में दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर काम किया गया कि बॉर्डर एरिया में मिलकर एग्रीमेंट करेंगे, शांति बनाकर रखेंगे, 2013 में फिर से देखने को मिला। यानी कि अगर अब तक का एक मोटा मोटा तौर पर उठाकर देखो तो 5 बार हम लोग एक बड़े बड़े एग्रीमेंट में अब तक आ चुके हैं, लेकिन हर बार चाइना की जो हरकतें हैं वो यहां पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि बार बार ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो इसलिए हम लोग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है बार बार कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आज के डेट में इसने बोला कि गालवान वैली में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, कि वहां पे जो चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिली, पोंगैंग जो लेक है उस वाले एरिया में आप लोग देखते हैं, तो ये बोलता तो है कि शांति बनाकर रखेगा, पर बार बार इसको मिर्गी उठती है और बार बार ये हरकतें ऐसी आगे करता है। तो ये शांति बना के रखना यहां पर ये इसके फितरत में ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं चाइना बहुत बड़ा झूठा है, बोलता कुछ है करता कुछ है और बिना पैंदी का लोटा है, बार बार लुढ़क जाता है। तो इसलिए यहां पर अभी आगे क्या शांति बना के रख पाएंगे हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो भी बोला जा रहा है कि हाँ चीजें आराम से हो रही हैं, तो कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा तो वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में मुद्दा आई होप कि समझ में आ गया हो। तो 5 एग्रीमेंट है जिसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग ले सकते हैं, ओके। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है? जैसे एग्रीकल्चर आप लोग खेती कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से तो वो सही है, पर लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ में किसानों को इतना फायदा तो होता नहीं है खेती से कि वो बहुत बड़ा एक अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। तो उसके साथ में मुर्गी पालन कर लिया, ठीक है, पशु पाल लिया, जैसे दूध वाले उसे दूध बेचना स्टार्ट कर दिया, मछली पालन कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिससे कि किसान को साइड में भी फायदा होता है, तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एक तरीके की ये साइंस है जो कि एक तरीके से एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्ट है। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच आप लोग इसको बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री को, जिसमें यहां पर ये सारी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि कोविड-19 ने जो गांव वाला एरिया उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, लोगों की जो जिंदगी जो है वो काफी हद तक एक तरीके से इंपैक्टेड हुई है इसकी वजह से। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये सोसाइटी, इकोनॉमी और जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट डाल रहा है। कि वो कैसे इंपैक्ट डाल रहा है उसको समझेंगे अभी। पहले आप लोग ये समझिए कि जैसे जैसे पेंडेमिक आया, स्लो डाउन चला, तो काफी बुरी प्रॉब्लम देखने को मिली, एंटायर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो जब सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना लाजमी सी बात है। तो हमारी कंट्री में जो पैकेज दिया गया, यहां पर अनाउंस किया गया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री वाले एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आप लोग एक प्लांट लगाना चाहते हैं मुर्गी पालन का, तो आप लोगों को कोई एरिया चाहिएगा, उसमें आप लोगों को ढांचा तैयार करना पड़ेगा जहां पर जो मुर्गी पालन आप लोग कर सकें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। तो उसके लिए फंड देने की बात की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर जो बात की जा रही है अलाइड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ में मिलकर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिर डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इसमें लगभग 100 मिलियन लोगों को जॉब क्रिएट की जा सकती है अगर गवर्नमेंट इसमें ढंग से खर्चा करे तो। यानी कि यहां पर भी दुनिया भर के लोगों को जॉब मिल सकती है। मुर्गी पालन में अगर हम लोग बात कर लें तो दुनिया भर के लोगों की जरूरत पड़ेगी वहां पर मुर्गियों का देखरेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, उनको दाना खिलाने के लिए, अंडे जो दे रही है उसको अंडे को मार्केट में ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक तरीके से सारा फायदा किसको होगा? ये जो गांव वाला इंडिया है, यानी कि जो हमारा जो नहीं कहते कि भारत और इंडिया, तो भारत को फायदा होगा, यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको फायदा होगा। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए दिए गए यहां पर इस पर्टिकुलर फंड के अंदर में। तो इसके चलते ये बोला गया कि 90% तक का आप लोग लोन ले सकते हैं अगर कोई काम आप लोग करना स्टार्ट करते हैं और उसकी कॉस्ट जो आ रही है, उसमें जो कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 1 लाख रुपए आ रही है, तो 90,000 रुपए आप लोगों को लोन पर मिल सकते हैं। 10% आप लोगों के पास में होना चाहिए और बाकी जो इंटरेस्ट आप लोग पे करेंगे उसमें भी 3% की छूट मिल जाएगी। यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की जा रही है 3% की, जो ये पर्टिकुलर AHIDF, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कितना है? तो ये फंड है 15,000 करोड़ रुपए। तो 90% तक का आप लोगों को लोन मिल जाएगा यहां पर
बाकी का 3% का आप लोगों को इंटरेस्ट में भी छूट मिल जाएगी। तो कोई प्राइवेट प्लेयर कोई आना चाहते हैं यहां पर काम करने, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर आना चाहता है, नॉन प्रॉफिट जो यहां पर विद इन द एम्बिट ऑफ इस पर्टिकुलर एरिया में कोई आना चाहता है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग कहां जा सकते हैं, तो आप लोग यहां पर जो उद्यमी मित्रा पोर्टल है वहां पर जाकर आप लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां पर भी सारी टेक्निकलिटीज यहां पर अपडेट की हुई है, वहां पर भी जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, अगर मिल्क वाले एरिया के बारे में बात करते हैं, आप लोगों के पास में गाय है 2-3, उन गायों में से दूध लिया, दूध लेकर उसको फैक्ट्री में सप्लाई कर दिया, ये फैक्ट्री में से इसको साफ सफाई की गई, जो भी इसके साथ में किया गया दूध के साथ में, इसको पोस्चराइज किया जाता है बेसिकली उसको, ताकि वो खराब ना हो, फिर इसको टैंकर से यहां पर निकालकर पैकेट में पैक कर और फिर दुकान पर मदर डेयरी और या फिर अमूल, ये सारी चीजें फिर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो किसानों से निकल कर आता है और ये शहर में सिटी में हर एक घर तक पहुंच जाता है। तो ये माना जा रहा है कि इसके अलग इसके लिए भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं प्रॉपर वे में, एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेकर चलते हैं। तो 1,40,000 करोड़ रुपए इसमें हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा अगर डेयरी की एक वैल्यू चेन क्रिएट करनी है। तो दुनिया भर के लोगों को यहां पर जॉब मिलेगी। एक तो घर में पैसा आएगा, जो कि जिसके घर में गाय जो भैंस वगैरह है वो दूध देंगे, ठीक है, तो दूध बेचेंगे दूधिया को, तो दूधिया बेसिकली दूधिया को काम मिलेगा। अब दूधिया यहां पर ये फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जो लोग काम करने वाले हैं उनको काम मिलेगा। अब ये कोई ना कोई ट्रक वाला इसको ट्रक में लेकर जाएगा, तो ट्रक वाले को काम मिलेगा। जिस दुकान पर ये जाकर बेचेंगे वहां पर मिलेगा, जहां पर ये बेसिकली बेचा जाएगा। यहां पर जो इसको मदर डेयरी को खोलकर बैठेगा, जो अमूल वाली डेयरी को खोलकर बैठेगा, उनको काम मिलेगा। तो काफी ह्यूज इंप्लॉयमेंट जनरेट आप लोग यहां पर कर सकते हैं, एक सप्लाई चेन अगर ढंग से क्रिएट की जाती है तो इसके चलते जो मिनिस्ट्री है वो कोलैबोरेट कर रही है यहां पर इन्वेस्ट इंडिया के साथ में, कि आइडियाज लाकर ला जाए कि हमारी कंट्री में ग्रीन फोडर या फिर एनरिच एनिमल फीड कैसे किया जाए, ताकि दूध हमारी कंट्री में जो जानवर है वो अच्छा दे। तो एक तो ये वाले एरिया में काम करने की बात की जा रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है बात की जा रही है ये पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन के बारे में। देखिए ये माना जाता है अंडे जो है ना वो सबसे आसान सोर्स है प्रोटीन का। एक इंसान का वेट जितना है, मान लीजिए आप लोग का जो वेट है वो 80 किलोग्राम है, ठीक है, तो डेली आप लोगों को लगभग 80 ग्राम के करीब आप लोगों को यहां पर प्रोटीन की जरूरत है। और एक अंडे को अगर आप लोग खाएंगे, एक अंडे में 4 से 5 ग्राम के करीब प्रोटीन आप लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे सस्ता जो प्रोटीन का सोर्स है वो अंडे से आ जाता है। तो कुछ मान लीजिए आप लोगों ने 3-4 अंडे खा लिए डेली का, कुछ प्रोटीन यहां से मिल गया, बाकी आप लोग दूध दही या सब्जी जो आप लोग खा रहे हैं पूरे दिन में उनसे आप लोग की पूर्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब यह कि पूरे जो बॉडी को प्रोटीन मिलता है उसमें सबसे सस्ता जो सोर्स है प्रोटीन का वो आज के डेट में अंडा आप लोग बोल सकते हैं। वरना और कुछ भी आप लोग इसके अलावा प्रोटीन शेक या सारी चीज जो भी आप लोग लेकर आएंगे वो इससे महंगा ही पड़ेगा। तो अंडा सबसे सस्ता है यहां पर अंडे को कभी भी कच्चा मत खाइए, उबालकर खाइए जब भी आप लोगों को खाना है, सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर जर्म्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये अगर हमारी कंट्री में तो अच्छा खासा क्वालिटी अगर यहां पर ये निकल कर आती है इसकी, तो इस फील्ड में अगर काम करते हैं तो न्यूट्रिशन बेनिफिट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक तरीके से क्वालिटी पोल्ट्री अगर हमारी कंट्री में आती है तो लोगों को जॉब भी मिलती नजर आएगी। चौथे नंबर पर चिकन मीट हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पर एग हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सबसे चीप सोर्स है प्रोटीन का पर यूनिट के हिसाब से। अगर एक अंडा खाते हैं तो 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इससे सस्ता कोई सोर्स नहीं है प्रोटीन का अगर आप लोग खाएंगे, तो क्यों ना इसको सपोर्ट किया जाए। और इवन हमारी कंट्री में जो मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें भी आंगनवाड़ी के थ्रू यहां पर बोला जा रहा है कि आप लोग यहां पर अंडे वगैरह प्रोवाइड करो। वो अलग बात है कि वो पैसा खा जाते हैं, ढंग से नहीं पहुंच पाता है ग्राउंड लेवल पर, वो चीज देखने को मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ढंग से डेवलपमेंट कर सकते हैं तो सोसाइटी में एक सोशल जस्टिस भी देखने को मिलेगा। जिसको खाना मिलना चाहिए उसको सही तरीके से चीजें मिल पाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरीके से आप लोग यहां पर लेकर चलना है। इसी के साथ में एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट जो फंड है, बोला जा रहा है कि 30 लाख के करीब जॉब क्रिएट की जा सकती है डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ढंग से डेवलप लेकर चलते हैं। तो ये काफी बड़ा एक ह्यूज सेक्टर है जहां पर हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये यहां पर आर्टिकल की राय मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। बाकी यहां पर अगर आगे चलो तो ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने यहां पर डेटा एक्सीडेंट की वजह से क्या क्या जान जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात बताई गई है। यानी कि आज के डेट में अगर एक्सीडेंट के बारे में आप लोग बात करें तो अभी यहां पर जो है ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो उसमें जो बताया गया है तो कई तरीके से कि हाई इनकम कंट्री में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और लो इनकम कंट्री में कोई एक्सीडेंट होता है तो हाई इनकम कंट्री में एक्सीडेंट होने के बाद भी लोग बच जाते हैं और लो इनकम कंट्री में एक्सीडेंट होने के बाद भी उनकी जान चली जाती है। तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिएगा तो जो लो इनकम कंट्री में आती है वहां पर लोगों की काफी लार्ज स्केल पर जान चली जाती है, लोग मर जाते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेंगे जहां पर लोगों की जान चली जाती है, ठीक है।
बाकी अगर दूसरी कंट्री में आप लोग जाएंगे, वहां पर लोग जाने जाते हैं, जैसे यूएसए में किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और वहां पर वो बच जाएगा। तो ये पूरा समझाने की कोशिश की जा रही है। तो डेटा दे रखा है यहां पर छोटा छोटा, पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर एक्सीडेंट होता है तो अमीर लोग बच जाते हैं और गरीब लोग मर जाते हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जो इंपैक्ट है वो एक ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। और घर में कोई कमाने वाला है, एक गरीब है, ठीक है, उसके घर में वो अकेला कमाने वाला है और उसी की जान चलेगी, तो वहां से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं क्या देखने को मिलेगी। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी आप लोगों को शेयर कर दिया था, तो वहां पर भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप लोग इसको आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हमने बात की थी यहां पर एक कैम्पबेल बे के बारे में, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर जो सही है वो आप लोगों को बताना था यहां पर, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अपनी कंट्री हो गई, यहां पर आप लोग आएंगे तो अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा यहां पर, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, तो सबसे नीचे यहां पर है, और इसी के अंदर आप लोग को ये इंदिरा पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। पड़ोस में आप लोग स्टेट ऑफ मलक्का है वो मलेशिया, और सुमित्रा आइलैंड जो है वो उसके बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इंदिरा पॉइंट जो है यहां पर ये इसी पर है, जो कैम्पबेल बे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो ध्यान रखिए अपना, सारी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से ध्यान रखिए, ट्विटर पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और बाकी अगर जेन्युइन कोई मुद्दा है तो उसको जरूर सपोर्ट कीजिए। देखिए अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो कल को आपके साथ में होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी गलत अगर लगता है तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों का हक है कि आप लोग अपने राइट का यूज करें। बाकी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं यहां पर, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।